हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रॉस्ट फैनन के परिवेश के उनके जीवन काल के विषय में बात की और बात की कि उन्होंने अपने जीवन काल में किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया, जिसके चलते उनके जो आदर्श और विचार थे वे कहीं ना कहीं उनकी परिस्थितिक जीवन से और परिवेश से संदर्भित थे, संबंधित थे। तो चलिए आज हम उनकी रचनाओं के विषय में बात करते हैं कि फ्रॉस्ट फैनन की जो रचनाएं थी, उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी और किस प्रकार की रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज को एक संदेश दिया कि उन किस प्रकार से उपनिवेशवाद के वजह से श्वेत जाति या श्वेत जातियों के को प्रताड़ित करती है और किस प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए जिससे कि समाज में श्वेत और अश्वेत का जो भेदभाव है वो समाप्त हो सके। चलिए आज हम उनकी रचनाओं के विषय में बात करते हैं। स्टूडेंट, उनकी जो पहली रचना थी ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क 1952 में जो लिखी गई थी, यानी कि अश्वेत त्वचा और श्वेत मुखौटे। इसमें उन्होंने कहा, अपनी इस रचना में फैनन ने कहा कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत श्वेत व अश्वेत जातियां निरंतर तनाव की स्थिति में रहती हैं, क्योंकि श्वेत जातियां क्या करती हैं, अश्वेत जातियों को प्रताड़ित करती हैं। प्रताड़ित के साथ साथ उनका अत्याचार करती हैं, उन पर शोषण करती हैं, उनको दासता की तरह व्यवहार करती हैं। उनके साथ कोई भी मानवीय व्यवहार नहीं होता, उनको दास के रूप में, एक जानवर के रूप में उनसे क्या किया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। उनका किसी भी प्रकार की उनको स्वतंत्रता प्राप्त ही नहीं होती, उनको कोई अधिकार नहीं होते। उनका सिर्फ कर्तव्य होता है कि जो भी श्वेत कहेंगे वही उनका कर्तव्य होगा, उनका कोई अधिकार नहीं होता। उनकी कोई, यदि कहा जाए कि भाई हमारी ये इच्छा है, कोई इच्छा नहीं होती, कोई भावनाएं नहीं होती, उनको एक जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, निरंतर तनाव की स्थिति बनी रहती है, जहाँ श्वेत व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण सभ्यता, संस्कृति, कानून, शिक्षा, कला, कौशल के प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जबकि अश्वेत लोगों को वो क्या कहते हैं, असभ्य कहते हैं, और कहते हैं कि उनको असभ्य लोगों को, यानी कि अश्वेत लोगों को, असभ्य लोगों को सभ्य बनाने का जो भार है वो उन पर है। इसलिए उन्होंने क्या दिया, भार का सिद्धांत दिया कि सारा भार का सिद्धांत जो भार है जो वो हम पर है कि हम अश्वेत लोगों को सभ्य बनाएं। तो इसलिए उन्होंने भार का सिद्धांत दिया। वहीं अगर हम अश्वेत लोगों की बात करें तो अश्वेत लोगों का कहना ये था कि सभ्य बनाने का भार जो है अश्वेत लोगों का ये कहना था कि गौरव का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया, यानी कि उन्होंने कहा कि अश्वेत लोगों ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है, इसलिए उन्होंने गौरव का सिद्धांत दिया। जबकि यदि हम बात करें कि फ्रॉस्ट फैनन ने इन दो सिद्धांतों को किस रूप में देखा, तो फ्रॉस्ट फैनन ने दोनों सिद्धांतों का खंडन करते हुए वे कहते हैं कि अश्वेत जाति का सिर्फ एक ही अधिकार है कि वह श्वेत जाति से मानवीय व्यवहार की मांग रखे, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई, मतलब हमें सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। इस समय हमें जो आवश्यकता है वो है कि हमारे साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ एनिमल। मैं कोई जानवर नहीं हूँ, हम कोई जानवर नहीं हैं जो हमारे साथ जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यदि हम अश्वेत हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है, हम भी मानव हैं और हमारे साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। तो फ्रॉस्ट फैनन ने कहा कि अश्वेत जाति का एक ही अधिकार है इस समय कि वे श्वेत जाति से यह मांग रखे कि हमारे साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, और अश्वेत जाति का केवल एक ही कर्तव्य है इस समय, उपनिवेशवाद के इस समय एक ही कर्तव्य है कि वे अपनी स्वतंत्रता कभी न त्यागे, लालचवश न त्यागे, मजबूरी वश न त्यागे, शोषण वश न त्यागे। कोई भी उनके सामने परिस्थिति हो, वह अपनी जो स्वतंत्रता है वह कभी भी ना त्यागे, यह उनका मूल कर्तव्य है। यदि हम उनकी दूसरी रचना के विषय में बात करें तो उनकी दूसरी रचना थी अ डाइंग कॉलोनियलिज्म, जो 1959 में उन्होंने लिखी। इस रचना में फ्रॉस्ट फैनन ने उपनिवेशवाद व उसके प्रभावों के विषय में बात की और उससे प्रताड़ित समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस रचना में स्टूडेंट क्या था कि इस रचना में उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म जो उस समय था और उस कॉलोनिज्म के वजह से जो समाज पर प्रभाव पड़ रहे थे, जिससे कि श्वेत अश्वेत और मतलब समाज में एक वर्ग जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो रहा था और एक वर्ग जो था वो दबे कुचले वर्ग में आ रहा था, ऐसी स्थिति को इसमें दर्शाया गया है। यदि हम उनकी तीसरी रचना के विषय में बात करें तो द वुडिस्ट ऑफ द अर्थ 1961 में जो लिखी गई थी, इस रचना के अंतर्गत फैनन ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए क्रांति आवश्यक बताई उन्होंने, और इसके लिए उन्होंने देहाती किसानों में विद्यमान क्रांति क्षमता को पहचानना चाहिए और देहाती किसान समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अर्थात उन्होंने कहा कि जब हम
चाहते हैं कि अफ्रीका में ये क्रांति हो, हम एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चाहते हैं, तो हम समाज के हर वर्ग को एकत्र कर रहे हैं, तो हमें देहाती किसानों को भी अलग नहीं करना चाहिए। देहाती किसानों में भी क्रांति की क्षमता है, तो हमें उनको साथ लेकर चलना चाहिए। संगठित होकर ही हम अपने आंदोलन को क्या कर सकते हैं कि हम अपने आंदोलन को बढ़ा सकते हैं, हम अपने आंदोलन को पक्का कर सकते हैं और हम अपने आंदोलन से विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्रांति के लिए संपूर्ण अफ्रीका, एशिया व लैटिन अमेरिका में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का संचित प्रभाव मानवीय विकास में सहायक होगा। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन क्या था? अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन आखिर था क्या। तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन एक ऐसा सामाजिक संदर्भ प्रस्तुत करेगा जिसमें विभिन्न व्यक्ति अपने आप को ढूंढने में एक दूसरे की सहायता कर सकेंगे, तभी विश्व स्तर पर मनुष्यों में अलगाव की स्थिति का अंत होगा। स्टूडेंट, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जो था वो एक ऐसा आंदोलन था जो मनुष्यों में होने वाले अलगाव की स्थिति को दूर करता। क्योंकि क्या हो रहा था कि जब वर्ग में एक वो होता है ना, रेसिज्म बढ़ रहा था, यानी कि रंग भेद की नीति बढ़ रही थी। एक तरीके से रंग भेद बढ़ रहा था कि भाई ये श्वेत है, ये श्वेत है, ये, तो उनमें क्या होता है, एक छुआछूत भी बढ़ रही थी और बहुत सारी भावनाएं, इस तरीके की भावनाएं बढ़ रही थी जिससे लोगों में अलगाव की भावना पैदा हो रही थी। तो उनका जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का मेन उद्देश्य यही था कि अलगाव की भावनाओं को किसी भी तरीके से समाप्त किया जा सके और व्यक्ति में क्या होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता का जो होना चाहिए विचार आना चाहिए, एक दूसरे की सहायता के लिए व्यक्ति में मानवीय व्यवहार की उत्पत्ति हो। तो ये वो चाहते थे और यही उन्होंने अपनी रचना में लिखा। यदि हम उनकी चौथी रचना के बारे में बात करें, द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस, इसमें उन्होंने अश्वेत जाति के तथ्यों का वर्णन किया और उनके विषय में बात की। यदि हम उनकी पांचवी कृति के बारे में बात करें, टुवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन, जो 1964 में उन्होंने लिखी, इसमें उन्होंने अफ्रीकी क्रांति के विषय में लिखा था, जो अफ्रीका की क्रांति हुई थी। उनकी छठी कृति के बारे में यदि हम बात करें, एलिनेशन एंड फ्रीडम, जो 1961 में उन्होंने लिखी थी, इस रचना में उन्होंने अलगाव की भावना व स्वतंत्रता के विषय में बात की। तो स्टूडेंट, यदि हम फ्रांस फैनन की अब तक की सारी संपूर्ण रचनाओं के विषय में बात करें तो उनकी रचनाएं ज़्यादातर उपनिवेशवाद, श्वेत अश्वेत, अलगाव की भावनाएं, इनसे ही ज़्यादातर प्रभावित हैं। क्योंकि ये रचनाएं अगर हम कहें कि ये रचनाएं आखिर क्यों प्रभावित है, क्योंकि उनका परिवेश ऐसा था। फ्रांस फैनन ने अपने परिवेश में, अपने जीवन काल में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था, तो उन परिस्थितियों का उनके आदर्शों, विचारों, उनकी रचनाओं पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उनकी रचनाएं इसी से ही क्या कहते हैं संबंधित हैं। तो इसीलिए उनकी जो रचनाएं हैं उनमें ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट, आज हमने फ्रांस फैनन की रचनाओं के विषय में बात की और बात की कि उनकी रचनाओं में किस प्रकार उन्होंने अपने आदर्श हैं, विचार प्रस्तुत किए और किस प्रकार वो अफ्रीका में एक ऐसी क्रांति चाहते थे जिसके माध्यम से मानवीय व्यवहार हो अश्वेत जाति के साथ और मानवीय स्वतंत्रता, एक तरीके से जो मानवीय व्यवहार है वो अश्वेत जाति को प्राप्त हो, जिससे कि वो उनकी प्रताड़नाएं, उनका जो वो मतलब एक तरीके से उनकी प्रताड़नाएं रुके, उनके ऊपर होने वाली प्रताड़नाएं रुके और उनका जो शोषण है वो रुके। तो वे चाहते थे कि इसके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि फ्रांस फैनन कोई एक तरीके से कहा जाए कोई सुधारक नहीं थे स्टूडेंट, तो शुरुआत से सुधारक नहीं थे, वे एक मनोरोग वैज्ञानिक थे। लेकिन जैसे जैसे उनके साथ जिस तरीके का जीवन काल, उनका परिवेश जैसे जैसे बनता गया, तो वो एक समाज सुधारक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में समाज के सामने आए। और यदि हम कहें कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनका क्यों हम बात करते हैं, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम उनकी बात इसलिए करते हैं स्टूडेंट कि रेसिज्म, रंगभेद की जो नीति है, रंगभेद का जो भेदभाव का जो है, ये कहीं ना कहीं हमारा एक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक है और अलगाव की भावनाएं हैं और श्वेत अश्वेत है, ये हमारा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। उसी के चलते जो न्यू सिलेबस है, यूजीसी नेट का जो न्यू सिलेबस है, उसमें फ्रांस फैनन के टॉपिक को ऐड ऑन किया गया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में। तो आज हमने फ्रांस फैनन की रचनाओं के विषय में बात की और बात की कि उनकी रचनाओं में उन्होंने क्या आदर्श और क्या विचार समाज के सामने प्रस्तुत किए हैं और किस प्रकार के प्रभावों को उन्होंने दर्शाया है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में बात करेंगे और बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार के समाज में अपनी जो छाप छोड़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके कार्यों और उनके विचारों के बारे में। तो स्टूडेंट, बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।